हेलो फ्रेंड्स, आज हम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का पूरा समरी करने वाले हैं। ये क्लास 10 का सप्लीमेंट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर का मतलब है कि ऐसी किताब जिसने अर्थ को हमले से बचा लिया। तो मदर गूस नर्सरी राइम की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ये बुक अंग्रेज़ी में उपलब्ध होती है, यानी इसमें इंग्लिश राइम्स मौजूद है। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये नर्सरी की किताब वाली बुक हमारे बड़े से अर्थ प्लैनेट को बचा सकती है, वो भी मार्स प्लैनेट के आक्रमण से। तो आइए इस नाटक को पढ़ते हैं। ये एक प्ले है जो कि 4 शताब्दी के बाद फ्यूचर में सेट है, यानी अभी से ठीक 4 शताब्दी यानी 400 साल बाद। 1 शताब्दी मतलब अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो ये नाटक 25वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि में वर्णित है और इतिहासकार अपने इतिहास के पर्दे को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि ये एक नाटक है तो एक नाटक की तरह इसको किया जा रहा है। वह इतिहासकार हमें एक ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना दिखाता है जो कि 20वीं सदी में हुई थी। इसलिए नाटक में जितनी घटनाएं और चरित्र हुए हैं वे 20वीं शताब्दी के पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किए गए हैं। द स्टोरी ऑफ मार्शियन इन्वेजन, यानी मंगल के ग्रह के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण करने की सोची। यह चैप्टर 2040 में घटी एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन करती है। ये मंगल ग्रह के वासियों का हमारे प्लैनेट पर आक्रमण था। हालांकि ये जो आक्रमण है उसे पलट दिया गया। यह आक्रमण कभी हो ही नहीं पाया। और आश्चर्य की बात यह है कि मदर गूस की जो पुरानी कविता है, राइमिंग नर्सरी राइमिंग की कविता है, उसने ये सारा काम कर दिया। इस होने वाले आपदा को चेंज कर दिया और मंगल ग्रह के वासियों के आक्रमण से पृथ्वी को बचा लिया। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी महान और माइटी थिंक टैंक का मतलब होता है कि शक्तिशाली। ये थिंक टैंक मार्स के रूलर का नाम है। वो कमांडर इन चीफ भी था और मार्स ग्रह का शासक भी था। वो एक निरंकुश शासक की तरह व्यवहार करता था। उसके अंदर जितने भी लोग काम करते थे वह चाहता था कि सारे लोग दिन भर उसकी प्रशंसा ही करते रहे और उसकी चापलूसी ही करती रहे। वो खुद को ऐसा मानता था कि इस सारे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और सबसे बुद्धिमान हूँ। लोग उससे डरते थे और डर से उसकी सारी आज्ञा का पालन करते थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उसको चुनौती दे सके या फिर उससे किसी बात को लेकर बहस कर सके। अगर उसकी आज्ञा का पालन ना होना, यह घटना बिल्कुल भी अकल्पनीय थी। यानी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर उसकी आज्ञा का पालन ना हुआ तो वह क्या करेगा। और उसके अंतर्गत लोग काम करते थे। उसमें ही एक अप्रेंटिस है, उसका नाम है नूडल। उसने नूडल को बुलवाया और नूडल को आदेश दिया कि हमारा जो मैंड स्पेस प्रोब है, यानी मानव युक्त, जिसमें कि मानव रहते हैं, उसमें खगोल खोज विभाग जो हमारा है, उसे कहो कि वो पृथ्वी घर से संपर्क स्थापित करे। उसके बाद वो अपने आप को जादुई शीशे में देखता है, क्योंकि वो ग्रह अलग है तो वहाँ पे शीशा भी अलग होगा। तो यहाँ पे मैजिकल मिरर की बात की गई है। और उसके बाद खुद को देख के वो बहुत ही संतुष्ट होता है। वो घोषणा करता है कि जो मार्स के लोग हैं, यानी जो मार्शियंस है, वो बड़े ही हैंडसम रेस के हैं, बड़े ही सुंदर नस्ल के हैं। जबकि ये जो अर्थ के लोग हैं, अर्थ के लोग को यहाँ अर्थलिंग्स कहा गया है, ये तो बड़े ही कुरूप होते हैं। थिंक टैंक मेक वाइल्ड गेसेस अबाउट बुक्स। वाइल्ड गेसेस का मतलब होता है बेतुके अनुमान लगाना। अब वो मार्शियंस थे, उन्होंने किताब कभी देखी नहीं थी। अर्थ पर आए, किताब देखा तो उन्हें लगा ये क्या है, कुछ सोचने लगे। तो कैप्टन ओमेगा बताते हैं कि मैं अर्थ पर आ चुका हूँ और अर्थ पर आने में मुझे कोई समस्या नहीं हुई है। और एक स्क्वायर प्लेस है, यानी वर्ग के आकार का कोई जगह है, वहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं। लेकिन लगता है कैप्टन के साथ कैप्टन ओमेगा एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते थे कि आखिर पृथ्वी पर मैं मौजूद कहाँ हूँ। लेकिन आयोटा बता नहीं सकती थी। उसके हाथ में एक किताब था, उसने किताब पकड़ रखी थी और उस लाइब्रेरी में
इसका मतलब है कि आयोटा किसी लाइब्रेरी में पहुंच चुकी थी। उस लाइब्रेरी में लगभग 2000 किताब मौजूद थे। मार्शियंस ने अपने पूरे जीवन में इतनी किताबें कभी देखी ही नहीं थी, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने कभी किताब ही नहीं देखी थी। इसलिए किताबों के बारे में उन्होंने कुछ अटपटे बेढंगे अनुमान लगाने शुरू कर दिए। खुद को जो सबसे महान और माइटली कहता था, असल में वो एक माइटी शासक नहीं था, वो एक बेवकूफ़ शासक था। उसने बहुत ही हास्यप्रद अनुमान लगाए किताबों के बारे में। उसने तो यहाँ तक कहा कि ये किताब तो सैंडविच है। बुक एट सैंडविचेज। अब किताबों को सैंडविच क्या करते हैं, खाते हैं, उसकी संज्ञा दी जाने लगी। थिंक टैंक ने कहा कि ये जो पेसूलियर आइटम है, पेसूलियर यानी जो विचित्र आइटम है, ये कुछ नहीं है, ये तो सैंडविचेज है जो कि अर्थ के लोग खाने में उपयोग करते हैं। और उसने कहा कि ये जो लाइब्रेरी है, ये तो घास फूस रखने का स्थान है, एक स्टोर हाउस है। और अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए कि बुक ये सच में सैंडविचेज ही है, उसने कैप्टन ओमेगा को कहा कि अब तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। लास्ट में कोने पर से, उस किताब के कोने पर से कौड़ मारता है, दांत काटता है वहाँ पे, लेकिन ये खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा। और इसी बीच नूडल्स आ जाता है और बीच बचाव करता है और कंडीशन और ख़राब होने से बचा लेता है। वह कहता है कि मैंने अर्थलिंग्स के बहुत सारे फिल्म को देखा है कि ये जो ऐसे सैंडविचेज होते हैं, ये उन्हें खाते नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट में ये ओमेगा को बचाना चाह रहा है। ये तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, यानी जिससे एक लोग दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं। थिंक टैंक ओमेगा को आदेश देता है कि तुम जाकर उसे सुनो, क्योंकि अब तो बुक कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो इसमें आवाज़ आती होगी दूसरे तरफ से। इसलिए अब थिंक टैंक कहता है अब इसे कान लगा कर सुनो। और ओमेगा एक किताब उठाता है और उसे कान के बगल में सटा लेता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि ये कोई डिवाइस नहीं है। नूडल फिर आता है और सिचुएशन बचा लेता है। वो ये बात कहते हैं कि अर्थलिंग जो है वो सैंडविचेस से सुनते नहीं हैं, बल्कि वो इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं। तो अब थिंक टैंक कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये बुक ना तो सैंडविचेज हैं, ना खाने योग्य है, और ना फिर सुनने के लिए है। ये तो आई कम्युनिकेशन के लिए, यानी आँखों से बात होती है इसमें। तो वो फिर से कैप्टन ओमेगा को ऑर्डर देता है कि जो लार्ज कलरफुल सैंडविच है, यानी कि कोई बड़ी पुस्तक रखी होगी, और उसे कहता है कि इसको देखो और बताओ कि तुम इसमें क्या देख रहे हो। मिस इंटरप्रेशन ऑफ राइम, यानी राइम की जो कविता की है, गलत व्याख्या कैसे की गई इन लोगों के द्वारा, ये सुनिए। ऊप ने हजारों लाइनें देखी और डॉट देखी बुक में, और बहुत सारे पिक्चर्स भी देखी, क्योंकि ये बच्चे वाली किताब थी, तो बच्चे को समझाने के लिए कलरफुल किताब बनाई जाती है, पिक्चर्स बनाए जाते हैं, उनमें रंग दिए जाते हैं, तो यही बुक थी। तो थिंक टैंक ने कहा, थिंक टैंक की सोच थी, ये जो मानव है, ये जो अर्थ के लोग हैं, ये काफ़ी पुराने ढंग के हैं, प्रिमिटिव है, प्राचीन है, अभी तक ये विकास नहीं कर पाए होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। तो उसने कहा, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्हें अर्थ की भाषा भी नहीं आती थी, तो उसने ऑर्डर दिया कि अब ये जो लैंग्वेज है, ये भाषा है, इसके कोड को तोड़ो, बताओ कि आखिर में सचमुच इसकी मीनिंग क्या है। तो नूडल जो था वो काफ़ी चालाक था, उसने फिर से सिचुएशन को मैनेज किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो स्पेस पीपुल हैं, यानी जो मार्शियन के लोग हैं, उन्हें विटामिन्स की ज़रूरत है ताकि वो अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सके। उसके बाद विटामिन्स लाई जाती है और सबको विटामिन्स की एक एक पॉप, यानी आप कहें एक एक टैबलेट दी जाती है, सबके मुंह में डाल दी जाती है। राइम ऑफ मिस्ट्रेस मैरी। अब ये मिस्ट्रेस मैरी नामक एक कविता है, तो उसकी क्या व्याख्या की गई। ओमेगा ने मिस्ट्रेस मैरी कविता पढ़ी। अब थिंक टैंक जो है उसने उसकी व्याख्या करना शुरू किया। उसने कहा, क्योंकि ये तो कविता है, इसमें तो कुछ भी लिखी हुई होगी, तो उसने कहा, ओ अब अर्थ के लोगों ने इस बात की खोज कर ली है कि आखिर कृषि करने के साथ साथ खनन कैसे किया जाए। अब देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कृषि खेत में होती है, माइनिंग खदानों में होती है, एग्रीकल्चर होती है तो क्रॉप उगाया जाता है, जबकि माइनिंग में जो धरती के तर संसाधन होते हैं, जो
मिनरल्स होते हैं उसको निकाले जाते हैं। और थिंक टैंक ने ये भी कहा कि इन्हें ये भी पता चल गया है कि आखिर मेटल जो कि रेयर मेटल होते हैं, दुर्लभ मेटल जैसे कि सिल्वर, उन्हें उगाया कैसे जा सकता है। वो व्याख्या करता है कि कॉकल सेल यानी जो शंख है वो विस्फोटक होते हैं और अर्थलिंग में इतनी दिमाग आ चुकी है कि वो बड़े बड़े विस्फोटक को उपजा सकते हैं। राइम ऑफ हे डिडल डिडल। अब हे डिडल डिडल नामक कविता आती है और उसकी भी व्याख्या की जाती है। उसके बाद आयोटा हे डिडल डिडल राइम पड़ता है। इस कविता को सुनकर तो बिल्कुल ही थिंक टैंक चौंक जाते हैं और उसे लगता है कि ये जो अर्थ के लोग हैं ये तो सभ्यता के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने डोमेस्टिक जानवर को सिखा दिया है कि आखिर गाना कैसे गाया जाता है, स्पेस टेक्निक कैसे होती है। इंसान तो इंसान, जानवरों के पास भी ये टेक्निक आ गई है। पक्का वो जल्द ही 10 लाख गायों के साथ आक्रमण करने जा रहे हैं। राइम ऑफ हम्पी डम्पटी। हम्पी डम्पटी सेट होने वाली ये एक पोएम है, इसकी भी व्याख्या होती है। ऊप थिंक टैंक को हम्पी डम्पी की एक फ़ोटो दिखाता है और वो हम्पी डम्पी बिल्कुल थिंक टैंक की तरह दिख रहा था। थिंक टैंक अचानक चीख पड़ता है। वो कहता है कि हे भगवान, ये जो अर्थलिंग्स है इसने तो मुझे देख लिया है, अब वो मुझे पकड़ने जा रहे हैं। वो मार्स सेंट्रल कंट्रोल को जल्दी ही पकड़ लेंगे और मुझे भी पकड़ लेंगे। वो तुरंत नूडल को ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी से मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो। ऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ मार्स यानी इवैक्यूएशन यानी खाली करना। अब मंगल को खाली करने का आदेश दिया जाता है। थिंक टैंक स्पेस पीपुल को ऑर्डर करता है कि जल्दी से जल्दी अर्थ छोड़ दो, क्योंकि ये लोग अर्थ पर आए थे आक्रमण करने के लिए, लेकिन अब अर्थ से भागना पड़ेगा। वो ओमेगा के कहता है कि अब हम 100 मिलियन माइल्स मार्स से दूर भाग जाएंगे। वो यहाँ तक कहता है कि जो उनका आक्रमण करने वाला बेड़ा है उसे भी मंगल ग्रह से एकदम खाली कर दो। अ बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड यानी नर्सरी कविताओं की एक पुस्तक संसार को बचा लेती है। इतिहासकार मुस्कुराते हैं और ये बात बताते हैं कि देखिए कैसे एक डस्टी ओल्ड बुक यानी उस बुक में जो है डस्ट पड़ी हुई थी और ये नर्सरी की किताब थी। मदर गूज ने कैसे दुनिया को बचा लिया, वो भी मार्स के हमले से। हिस्टोरियन ये भी बताती है कि ये जो नूडल थे, नूडल बार बार सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते थे। अब वहाँ से माइटी थिंक टैंक को हटा दिया गया है और उनकी जगह नूडल ने ले ली है। बहुत अच्छे संबंध अर्थलिंग्स और मार्शियंस के बीच में स्थापित हो चुके हैं और अर्थ के लोगों ने मार्स को सिखा दिया है कि आखिर सैंडविचेस में और बुक्स में अंतर क्या है। तो दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।